हेलो चेक, हेलो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, हेलो। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक सामाजिक व आध्यात्मिक संस्था है जिसके आध्यात्मिक प्रकल्प के तहत सायं 4 बजे से 7 बजे श्री हरि कथा का आयोजन किया जाता है और प्रातः 6 बजे से संस्थान के आरोग्य प्रकल्प के अंतर्गत विलक्षण योग शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसका कि आज चतुर्थ एवं अंतिम दिवस है, जिसका समय हो चुका है। अतः आप समस्त क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से, ग्रामवासियों से आग्रह है, आप सभी इस अद्भुत एवं विलक्षण योग शिविर का आनंद लें, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। इस योग शिविर में भाग लेकर तो आइए आज के इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आए हुए समस्त योग प्रेमी आप सभी का इस योग शिविर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सभी हाथ जोड़ लेंगे, कुर्सी के अग्र भाग में बैठें, बिल्कुल आगे होकर, और हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम सभी प्रारंभ करेंगे योग के प्रथम चरण। सभी लय के साथ, ताल के साथ एक साथ घुटने के ऊपर थपकी लगाएंगे। किन्हीं को घुटने की समस्या रहती है, घुटने में दर्द रहता, आप पैदल चलते हैं तो घुटने से कट कट की आवाज आती है, बैठ जाते हैं तो उठने में परेशानी होती है और खड़े रहते हैं तो बैठने के लिए सोचना पड़ता है। इस सभी तरह की समस्याओं के लिए यदि आप प्रतिदिन घुटने के ऊपर 30 से 50 थपकी लगाते हैं तो इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। तो इसलिए जोरदार प्रहार। स्टेप चेंज, घुटने को आपस में थोड़ा सा सटा के और पंजे को फैला के घुटने के नीचे, आपका प्रहार थोड़ा तीव्र हो तभी यह फायदेमंद होगा। सभी म्यूजिक के साथ एक साथ। म्यूजिक आपके समय अंतराल को मेंटेन करने के लिए प्ले किया गया है, क्योंकि इस योग में समय अंतराल का भी बड़ा महत्व है।
स्टेप चेंज, दोनों घुटने को फैला लें, पंजे को सटा लें। यह 3 स्टेप में घुटने का व्यायाम है। घुटने में किसी तरह की समस्या है, उसके लिए या भविष्य में ऐसी समस्या कभी ना आए, घुटने से संबंधित कोई समस्या ही ना आए, अगर आप निरंतर इस योग का अभ्यास करते हैं तो घुटने से संबंधित समस्या नहीं आएगी। स्टेप चेंज। अब बाएं पांव को फैला के दाएं पांव को घुटना से मोड़ लेंगे और 2 स्टेप में बाएं पांव को फैला लें ऐसे, तो आप आसान रहेगा करना। स्टेप चेंज दूसरे पांव से, दूसरी ओर से। अब दाहिने पांव को खोल लेंगे और बाएं पांव को घुटने से मोड़ लेंगे। स्टेप चेंज। दाएं पांव को उठाकर बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे, नीचे और ऊपर से स्टेप चेंज सामने से। स्टेप चेंज दूसरे पांव से। ये
ये ऊपर वाला हिस्सा हमारे रीढ़ की हड्डी को दर्शाता है। जब आप यहाँ जोरदार थपकी लगाते हैं तो रीढ़ का हड्डी सुदृढ़ होता है और हमारे शरीर में यदि रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाए तो हम ना सही से उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं। इसलिए हमारे रीढ़ का स्वस्थ होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए इस हिस्से पर जोरदार प्रहार। स्टेप चेंज सामने से। चलिए स्टेप चेंज। सभी कुर्सी का परित्याग कर देंगे। कुर्सी को समेट के पर्दा के बगल में रखेंगे, बीच में कोई भी ना रखें। आप सभी अपने दाएं बाएं और आगे पीछे दूरी निश्चित कर लें। पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएं। माता बहने तरफ भी पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएं। लाइन में आ जाएं। लाइन में माताएं लाइन में आ जाएं। बीच से आप साइड हो जाएं, एक लाइन में आ जाएं। देखिए कोई भी चीज जब सजा हुआ रहता है तो देखने में अच्छा लगता है। आइए प्रारंभ करते हैं। स्टेप चेंज साइड से। यदि किन्हीं को साइटिका की समस्या हो, एलोपैथ में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, आप लंबे समय से परेशान हैं, कमर के नीचे कभी घुटने से ऊपर दर्द जाता है, कभी घुटने से नीचे जाता है, कभी कमर के नीचे का दर्द बड़ी तीव्र वेग के साथ आता है और ऐसा लगता है कि पांव के नस फट जाएंगे। इस तरह की समस्या में आप बहुत सारे मेडिसिन का यूज करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है। लेकिन यदि इस योग को आप निरंतर करते हैं तो आप पाएंगे कि 3-4 दिन के अंदर ही इसमें फायदा होना शुरू हो जाता है। और आप जब लगातार इसे करते रहते हैं तो महीने 2 महीने के बाद ये बहुत हद तक नियंत्रित हो जाता है, यदि आप ईमानदारी से करते हैं तो। स्टेप चेंज हिप जॉइंट पे।
एक्यूप्रेशर योगा में यह साइटिका का मास्टर पॉइंट है। इस स्थान पर यदि प्रतिदिन आप प्रहार करते हैं तो आपके जीवन में कभी साइटिका नहीं होगा। बस आपका प्रहार थोड़ा जोरदार हो, तभी यह फायदेमंद होगा। स्टेप चेंज कमर के ऊपर। कमर से संबंधित सभी समस्याएं, कमर में दर्द रहता हो, उठने बैठने में तकलीफ होती हो, इस तरह की समस्या से बचना चाहते हैं तो प्रतिदिन कमर के ऊपर 30 से 50 थपकी लगाएं। आपके कमर की रक्त संचार व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी और आप इस तरह की समस्या से निजात पा लेंगे। स्टेप चेंज ऊपर। स्टेप चेंज। मूत्र से संबंधित सभी रोग यहां से ठीक कर सकते हैं। खासकर जो प्रोस्टेट की समस्या है, जो पुरुष वर्ग में 40 के बाद बहुत अधिक देखा जाता है, यदि आप निरंतर इस योग को करते रहते हैं और थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ाते हैं, पानी थोड़ा सा अधिक पीते हैं, तो इस तरह की समस्याएं कभी नहीं आएगी जीवन में। खान पान भी बहुत कुछ निर्धारित करता है। कहा भी गया ना, जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। तो यदि हम कुछ ऐसा खाते हैं जिससे शरीर में विषैले तत्व जमा होते हैं, तो हमारे शरीर को ही तकलीफ होती है उसे साफ करने में। स्टेप चेंज नाभि के दोनों बगल। और यदि शरीर उसे साफ नहीं कर पाता, हम बार बार ऐसे भोजन को डालते हैं शरीर में जो हमारे शरीर के अंदर विषैले तत्व को उत्पन्न करते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे बीमार पड़ने लग जाते हैं।
और हम कुछ खाते हैं तो कहाँ जाता है? पेट में जाता है। और पेट में ऐसे नहीं जाता, वहां सीधा सीधा बर्तन नहीं है, जो इधर से डालेंगे तो सीधा सीधा जमा हो जाएगा। तो जब हम पेट में डालते हैं तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ये बड़ी आंत, छोटी आंत की लंबाई होती है 22 फीट, लेकिन इसे छोटी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत की लंबाई होती है 5 फीट, क्योंकि बड़ी आंत की मोटाई अधिक होती है। तो अब इतना लंबा रास्ता तय करना होता है, आप कुछ भी खाते हैं तो, और जब इतना लंबा रास्ता सफर करना होता है तो इसी दौरान उसमें जो पोषक तत्व हैं तो हमारे शरीर पाचन के दौरान उसे ग्रहण करते हैं। स्टेप चेंज, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, एक समय अंतराल में 2 बार। तो यदि हम ऐसा भोजन करते हैं जो कि हमारे आंत में चिपक जाए, अब आप इसको इस तरह से सोचिए, आपके गांव में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, नाले की व्यवस्था है, अच्छा लगा। तो यदि आपके घर का नाला प्रतिदिन आप उसमें ऐसा कचरा डालें कि पाइप में ही चिपक जाए और इधर से पीछे से डालते रहें, तो धीरे धीरे क्या होगा? पाइप संकरा हो जाएगा, उसका रास्ता बंद होने लगेगा। बंद होते होते एक दिन पूरा ही बंद हो जाएगा। तो अगर उसकी समय पे सफाई ना करें तो क्या होगा? आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे सही से, या तो बहुत कम पानी पास होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टेप चेंज, साइड में। तो इसी तरह से यदि हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब में हम इस तरह का भोजन डालेंगे, इस तरह का अन्न डालेंगे जो कि उसमें चिपक जाता हो, तो क्या होगा? वहां पे जमे जमे वो सड़ांध पैदा करेगा और फिर वो रोग के रूप में हमारे सामने आएगा। तो जब भी आप मैदे से बने चीज खाते हैं तो वो आसानी से इतना लंबा सफर तय नहीं कर पाता, वो हमारे आंतों में चिपक जाता है। इसलिए बचें इस तरह के भोजन से, जो आप चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, इस तरह के जो फूड आजकल फास्ट फूड मार्केट में बहुत अधिक प्रचलन में है। खुद भी बचें, बच्चों को भी बचाएं इन सब चीज़ों से। इसके जगह पर मौसमी फल, सलाद, स्टेप चेंज, फेफड़ों के ऊपर मौसमी फल, सलाद, मूली, गाजर, चुकंदर, इन सब चीजों का उपयोग करें। श्वास संबंधित समस्याएं, आप थोड़ा भी पैदल चलते हैं दम फूलने लग जाता है, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं दम फूलने लग जाता है। यदि आप निरंतर इस योग को करते हैं तो इस तरह की समस्याओं से बच जाते हैं। इसलिए जोरदार प्रहार। स्टेप चेंज, हृदय के ऊपर। यदि इस स्थान पर प्रतिदिन प्रहार करते हैं, जीवन में कभी हृदय घात नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। और कल हम बात कर रहे थे, हृदय में हमारे पूरे शरीर के रक्त का शुद्धिकरण का कार्य होता है। यहीं से रक्त शुद्ध होकर
अलग अलग अंगों तक जाता है। तो इसलिए हमारे हृदय का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। यह एकमात्र ऐसा अंग है शरीर का जो जन्म से भी पूर्व मां के गर्भ से ही एक्टिवेट रहता है और मृत्यु तक कंटिन्यू कार्य करता है, एक सेकंड भी नहीं रुकता। अगर हृदय गति रुक जाए तो कहानी खत्म, क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। इसलिए इसका स्वस्थ रहना बहुत अनिवार्य है। जोरदार प्रहार। स्टेप चेंज कंधे के ऊपर। इस स्थान पर गोल ब्लाडर की पथरी का भी पॉइंट है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के अंदर। इसलिए जब आप प्रतिदिन यहां पर थपकी लगाएंगे तो ये समस्या जीवन में नहीं आएगी। आप सभी जानते हैं कि गोल ब्लाडर के पथरी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सीधा गोल ब्लाडर को ही निकाल दिया जाता है ऑपरेट करके, और फिर समस्या और अधिक बढ़ जाती है। स्टेप चेंज, गर्दन पीछे, एक समय अंतराल में 2 बार। गर्दन अकड़ जाता है, ऊंचा नीचा तकिया पर सोते हैं, गर्दन में दर्द हो जाता है, यानी गर्दन के मांसपेशी कमजोर हैं। यदि प्रतिदिन यहाँ थपकी लगाते हैं तो हमारी गर्दन की मांसपेशी मजबूत हो जाती है, यहाँ के रक्त संचार की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है, फिर इस तरह की समस्याएं नहीं आती, और यदि आती भी है तो बहुत कम समय में हमारा शरीर उसे बाहर कर देता है। स्टेप चेंज, मस्तिष्क के पश्च भाग, एक समय अंतराल में 2 बार। यहाँ याददाश्त बढ़ाने का पॉइंट है। इस स्थान पर प्रतिदिन थपकी लगाएंगे तो हमारा मेमोरी पावर बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी वर्ग इसे अवश्य ही करें और थोड़ा अधिक समय तक करें। स्टेप चेंज, तो हम कल बात कर रहे थे मस्तिष्क की, जिसे ह्यूमन बॉडी का सीपीयू कहा गया कंप्यूटर की भाषा में। तो जब कंप्यूटर हैंग करने लग जाता है तो हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा दिमाग गर्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम तो इसे और अधिक गर्म कर देते हैं दूसरे पे गुस्सा करके, नहीं करते हैं? यदि काम बिगड़ने लगे तो क्या करते हैं, हमारा दिमाग गर्म हो जाए तो सारी गर्मी सामने वाले पे निकाल देते हैं और दिमाग को और अधिक गर्म कर देते हैं। तो यदि प्रतिदिन आप इस योग को करते हैं, आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। स्टेप चेंज, सामने, फिर आपको
जो बहुत कम समय में गुस्सा आ जाता है या आपके मस्तिष्क को प्रेशर झेलने की आदत नहीं है, तो इसमें बढ़ोतरी होती है। आप मस्तिष्क से अधिक कार्य ले सकते हैं। और यदि मस्तिष्क का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आंतरिक योग है उसके द्वारा मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होता है। स्टेप चेंज चेहरे के ऊपर। जिस योग की चर्चा आज क्षमा चाहेंगे, कल के दिन कथा में शाम में भी स्वामी जी जिक्र किए थे। जिस कथा को आप इतने दिन से सुन रहे हैं, इसमें एक चर्चा बार बार आती है, ईश्वर दर्शन। जिस भगवान की कथा सुन रहे हैं उस हरि जी का दर्शन, और इसी को योग की भाषा में आंतरिक योग कहा गया। एक ही चीज है। तो जब आप आंतरिक योग करते हैं, उस ईश्वर से जुड़ते हैं, फिर प्रतिदिन ध्यान करते हैं, तो इस ध्यान के द्वारा आपके मस्तिष्क की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जितने ऋषि मुनि हुए, जो महापुरुष हुए, उसके मस्तिष्क की क्षमता कितनी अधिक थी। इस दुनिया में जो आप नई नई खोजें देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारी खोज बिना किसी लेबोरेटरी के, बिना किसी लैब के, बिना किसी कंप्यूटर के हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही खोज कर और ग्रंथों में लिखकर चले गए। तो ये उसके उन्नत मस्तिष्क का परिचय है। तो हम भी ऐसा उन्नत मस्तिष्क पाना चाहते हैं। स्टेप चेंज जबड़े के ऊपर। तो हम उस आंतरिक योग को अपनाएं, और उस योग से जुड़कर जब हम अपना जीवन जिएंगे तो निश्चित ही हम पहले से बहुत कुछ बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। आप सभी जानते ही हैं, जिसका दिमाग तेज चलता हो वो हर जगह सफल रहता है, और जो विवेकवान हो, दिमाग तेज हो लेकिन सकारात्मक ना हो, तो वो विध्वंसकारी हो जाता है। तो जब कोई ईश्वर से जुड़कर सभी कार्य को करेंगे तो निश्चित तौर पर सकारात्मक बुद्धि वाले लोग होंगे और दिमाग भी तेज होगा, तो हर फील्ड में सफलता मिलनी ही मिलनी है। स्टेप चेंज कान के बगल में। कान में किसी तरह की समस्या रहती हो, जैसे बिना किसी आवाज का आवाज सुनाई देना, कान में किसी तरह का अवरोध रहना, कम सुनाई पड़ना, कान से पीव आना, मवात आना, सभी तरह के समस्याओं के लिए कान के अगल बगल वाले हिस्से पर यदि हम प्रहार करते हैं तो इस तरह की समस्याओं से बच जाते हैं। स्टेप चेंज गर्दन। गले में टॉन्सिल की समस्या रहती हो किसी को, थायराइड की समस्या हो, गले में बराबर खराश रहता हो, सभी तरह के समस्याओं के लिए प्रतिदिन हम प्रयास करते हैं, प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं, तो इस तरह की समस्याओं से बच जाते हैं। स्टेप चेंज कंठ के पास एक समय अंतराल में 2 बार। इस स्थान पर एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में एसिडिटी का पॉइंट है।
खट्टी डकारें आती हो तो हम इस स्थान पर एक निश्चित दबाव देकर तत्काल इस समस्या से बच सकते हैं। स्टेप चेंज। अंगूठे को बीच में रखते हुए जोर से ऐसे जैसे अंगूठे को निचोड़ दें। अब मुट्ठी बंद करके कलाई को गोल गोल घुमाएंगे। विपरीत दिशा में। गोल गोल। विपरीत दिशा में। विश्राम। विपरीत दिशा। दूसरी ओर से। विपरीत दिशा। दोनों हाथ एक साथ। विपरीत दिशा। दाहिने हाथ को इस तरह से मोड़कर श्वास बाहर छोड़ते हुए बाएं हाथ से प्रयास करते रहेंगे, आप सबका भी होगा। Step change. Step change. आप सभी इस प्रकार करेंगे तो ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। यहाँ भी आप दो हिस्से में ले सकते हैं, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। हाथ के मांसपेशी कमजोर रहते हैं, आप थोड़ा थोड़ा भी वजन उठाते हैं तो ज्यादा देर नहीं रख सकते। कई बार मार्केट से घर तक सब्जी लेकर आना भी मुश्किल हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में यदि आप प्रतिदिन इस योग को करते हैं तो आपके हाथ के मांसपेशी मजबूत हो जाते हैं। हमारे प्राचीन समय का जो दिनचर्या था उसमें कई सारे व्यायाम शामिल थे, स्टेप चेंज जॉइंट पे। लेकिन हमारा जो आज का दिनचर्या है मशीनी युग हो गया है। माताएं बहनें भी पहले सिलबट्टा यूज करती थी, अब सभी के घर में मिक्सी आ गया है, तो सारा कार्य तो आसान हो गया। लेकिन शारीरिक मेहनत के कारण पहले जो स्वास्थ्य लाभ मिलता था उसके साथ साथ वो भी कम हो गया है। तो इसीलिए हम आधुनिकीकरण की ओर बढ़ें, लेकिन जो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है हम उनमें से कुछ कुछ चीज़ को जरूर शामिल करें। तो इसमें आप सभी सिलबट्टे का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा योग है वो। और कम से कम अगर इस योग को करते हैं प्रतिदिन तो हमारे वर्तमान दिनचर्या में जितने भी तरह के परिवर्तन आए हैं स्टेप चेंज कंधे के ऊपर, तो हम बहुत हद तक उसको मेंटेन कर सकते हैं, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा जो यह इंसानी शरीर है इसकी एक खासियत है, हम इसे जैसा माहौल में देंगे, जैसा ढालेंगे वैसा ही हो जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमसे ये हो नहीं पाता, हम नहीं कर पाते। एक्चुअली वो अपने शरीर को वो करवाना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए इस शरीर से जितना अधिक मेहनत करेंगे, जितना अधिक काम लेंगे, यह उतना ही स्वस्थ रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। और जितना ही आराम देंगे इसको उतना ही और अधिक आराम मांगेगा। इसलिए हम अपने दिनचर्या को ऐसा बनाएं जिसमें शारीरिक वर्क भी, शारीरिक श्रम भी शामिल हो। विश्राम। अब हम सभी एरोबिक योग करेंगे। कमर पे हाथ रख लें, दाहिने पांव को उठाकर बाएं के पीछे उठाकर सबसे पहले दोनों पांव के बीच में दूरी बनाएं, दोनों पांव के बीच में दूरी बना लें। दाहिने को उठाकर बाएं के पीछे, वापस जगह पे, फिर बाएं को उठा के दाहिने के पीछे, यही क्रम चलता रहेगा।
विश्राम मतलब कमर पे हाथ ले लें। स्टेप चेंज। Step change. विश्राम। स्टेप चेंज, हाफ राउंड। विश्राम। स्टेप चेंज, मरकट आसन। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखिए दोनों हाथ सीधा और बिल्कुल सीधा ऐसे ले जाएंगे पीछे, जितना ले जा सकते हैं, जितना खोल सकते हैं। फिर ताली बजाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, जितना आप खोल सकते हैं।
विश्राम। सभी श्वास को सामान्य कर लेंगे, कंधे को ऊपर करते हुए श्वास भरेंगे। इससे हमारा श्वास जल्दी सामान्य हो जाता है। लगभग सभी का श्वास सामान्य हो गया होगा। तो जो युवा वर्ग हैं वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, और जो बुजुर्ग हैं या जिन्हें कोई समस्या है, कोई ऑपरेशन हुआ हो या शरीर के किसी अंगों में प्रेशर ज़्यादा पड़ने से दर्द होता हो, वो बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे जितना में आप कंफर्ट हैं। बाकी युवा भाई और जो स्वस्थ हैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। सभी श्वास सामान्य कर लेंगे। तो हम सभी करेंगे ताड़ासन। नाभि को केंद्र मानते हुए शरीर के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर और नीचे वाले हिस्से को नीचे खींच देंगे भरे हुए श्वासों में, और श्वास रोक कर रखेंगे उसी स्थिति में। भरिए सभी श्वास। एक बार पुनः करेंगे। तिर्यक ताड़ासन। हम लोग दाहिना झुकेंगे, हमारा दाहिना इधर होगा, आप सब अपना अपना दाहिना। भरिए श्वास। दोनों के पाँव के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, थोड़ा सा दूरी दोनों पाँव के बीच में।
अब सभी करेंगे वृक्षासन। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमको तो खड़े रहना पड़ेगा। आज हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों पाँव को सामने खोल लें। सभी प्रारंभ करें। आपस में दोनों पंजे को टकराना है और जो उभरा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, उभरा हुआ क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस स्थान पर एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में यूरिक एसिड का पॉइंट है, जिसके कारण एड़ियों में दर्द और भी कई तरह की समस्याएं आ जाती है। तो आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो इस तरह की समस्याओं से आप बच जाते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं गोल गोल घुमाएंगे। विपरीत दिशा में दाहिने घुटने को बाएं घुटने को दोनों एक साथ। अब दाहिने पांव को उठाकर साइकिलिंग करेंगे। आप सभी के घर में साइकिल है? अब तो सब मोटरसाइकिल का जमाना आ गया। पहले 100-100 किलोमीटर लोग जाते थे पैदल, बैलगाड़ी से। कुछ समय पहले साइकिल। चलिए, घर में ना सही यहीं चला लीजिए पंडाल में, विपरीत दिशा में। दूसरे पैर से योगा में बात
विपरीत दिशा। चलिए, अब बाएं पांव को मोड़कर दाहिने घुटने पे रख लेंगे और पंजे को गोल गोल घुमाएंगे विपरीत दिशा में। घुटने को श्वास भरते हुए छाती में सटाने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए नीचे जमीन में। दूसरे पांव से विपरीत दिशा। श्वास छोड़ते हुए जमीन में सटाने का प्रयास, श्वास भरते हुए। दूसरा पांव सीधा रखें। अब हम सभी करेंगे तितली आसन। तितली को देखे है ना, फूलों पे बैठ के कैसे पंख ऐसे, दोनों हाथ से दोनों पांव को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं और इस तरह से जैसे तितली का पंख, हमारे पांव जैसे तितली के पंख हो। चलिए विश्राम। चलिए आज सभी हम एक आसन करते हैं जो आपके गांव में अभी भी प्रचलन में है। आप सभी चक्की चलाते हैं, आज सभी यहाँ भी चक्की चलाएंगे। दोनों पांव को खोल लें। शर्त यह है कि आप घर में चक्की चलाते हैं तो हाथ मुड़ जाता है, यहाँ हाथ नहीं मोड़ना है। वहाँ आप अपना वाला चक्की चलाते हैं, यहाँ योगा वाला चक्की चलेगा। आप एक बार देख लें। हाथ बिल्कुल सीधा है और हम बाएं दाहिने ओर से शुरू करेंगे। दाएं घुटने की ओर जा रहे हैं, कमर से ऊपर वाला भाग मूवमेंट हो रहा है, हाथ नहीं मुड़ेगा। देखते हैं किसका आटा अधिक होता है। बड़ा से बड़ा घेरा, बड़ा से बड़ा घेरा बनाने का प्रयास, पीछे से पीछे, आगे से आगे। विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में विश्राम। बहुत अच्छा चक्की चलाया आप सभी। किसका आटा हुआ सबसे ज्यादा? चलिए, सभी का आटा हुआ सबसे ज्यादा। चलिए अब सभी आलती पालती मार कर बैठ जाएंगे। सिखासन, शुद्धासन, सॉरी सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जिसमें आप बैठ सकते हैं। अब हम सभी बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। सभी दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों को बंद कर लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
सभी अपने नेत्र को खोल लें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। सभी अपने नासिका छिद्र चेक कर लें कौन सा खुला हुआ है। जैसे मेरा दायां खुला हुआ है तो हम बायां को बंद करके, जिनका जो खुला हुआ है उसको खुला रहने दें, जो बंद है उसे बंद करके श्वास भरेंगे, भरने के बाद रोकेंगे, रोकने के बाद फिर छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद फिर से रोकेंगे। यह क्रिया कम से कम 3 बार करें एक तरफ से। जितने समय में भरेंगे उससे 2 गुना समय रोक कर रखना है। जितना समय भरने में लगाए थे उतना ही समय छोड़ने में लगाना है, फिर छोड़ने के बाद उतना ही समय फिर से रोक के रखना है जितना भरने में लगाए थे। यानी एक बार सिर्फ डबल टाइम, जो फर्स्ट टाइम आप सांस भरेंगे उसके बाद जो रोकेंगे वो समय अंतराल 2 गुना होगा। चक्र को पूरा करते हुए दूसरी ओर से चक्र को पूरा करते हुए विश्राम। अब हम कपाल क्षमा चाहेंगे, इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दोनों नासिका से सांस भरेंगे, रोकेंगे और पूरा मुंह खोलकर बाहर छोड़ेंगे। अब हम सभी कपालभाति प्राणायाम करेंगे, जो सभी प्राणायामों का राजा कहे गए हैं। इसमें श्वास भरेंगे और सिर्फ छोड़ने पर हमारा ध्यान हो, लेने में हमारी कोई रुचि नहीं है। श्वास स्वतः ही भर रहा है। और ये सभी श्वास जिनका ऑपरेशन हुआ हो, कमर से ऊपर का कोई भी ऑपरेशन हो और वो 3 साल के भीतर हुआ हो, वो बिल्कुल धीरे करेंगे इस प्रकार से। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है, तो आप थोड़ा झटके में करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपका शरीर कम से कम हिले। कंधा प्रयास करें कि बिल्कुल कम से कम हिले। मन में ऐसा भाव हो
कि हम प्रत्येक श्वास में हम अपने भीतर के समस्त अवगुणों को, समस्त दुर्गुणों को बाहर छोड़ रहे हैं। हम अपने शरीर के सभी बीमारियों को प्रत्येक श्वास में बाहर छोड़ रहे हैं। मन में ऐसी भावना हो और सद्वृत्तियां हमारे भीतर समाहित हो रही है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। इस प्राणायाम को सभी प्राणायाम का राजा कहा गया है। विशेषकर पेट के रोगों में बहुत ही फायदेमंद। पीछे बातचीत न करें। आप नहीं कर रहे हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। यदि हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का कम से कम अहित ना करें, इसलिए शांति बनाए रखें। अब हम सभी त्रिबंध लगाएंगे। त्रिबंध जो कि बाबासिर में बहुत ही फायदेमंद है। आप सभी प्रथम दिन से ही कर रहे हैं, अब लगभग सीख भी गए होंगे। साथ साथ कहीं करेंगे। सभी भरिए श्वास, भरेंगे श्वास, फिर खाली करते हुए पहले मूल बंद, फिर पेट को अंदर खींचेंगे, फिर तो चलिए भरिए श्वास। ना रुका जाए तो वापस एक बार पुनः त्रिबंध लगाएंगे। भरिए सभी श्वास। चक्र को पूरा करते हुए विश्राम। अनुलोम विलोम। एक नासिका छिद्र को बंद करके दूसरे से श्वास भरेंगे, फिर रोकेंगे। रोकने के बाद जिससे भरे थे उसके विपरीत वाले से छोड़ेंगे। भरिए श्वास। जब छोड़ना हो तो दूसरे नासिका छिद्र से, फिर जिससे छोड़े हैं उसी से भरेंगे। फिर छोड़ना हो तो जिससे भरे हैं उसके विपरीत वाले से। यही क्रम चलता रहेगा। चक्र को पूरा करते हुए विश्राम। हम सभी शीतकारी प्राणायाम करेंगे। दोनों दांत को आपस में दबाते हुए जिह्वा को पीछे से लगा दें और दांत का जो शेष छिद्र बच रहा है उससे श्वास को बाहर अंदर भरेंगे और नाक से बाहर छोड़ेंगे।
नाक और मुंह को बंद करके कान से हवा निकालने का प्रयास करेंगे। आइए प्रयास करते हैं। नेत्रों को भी बंद कर लेंगे। पुनः प्रयास करते हैं। भरिए श्वास। अब हम सभी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों अंगुली से कान को बंद करके और भंवरी की तरह गुंजन करना है और इस वाइब्रेशन को सुनना है, न कि सिर्फ आवाज करने पर ध्यान देना है, उसे महसूस करना है, सुनने का प्रयास करना है। चक्र को पूरा करते हुए विश्राम। चलिए अब सभी उज्जयी प्राणायाम करेंगे। गले से आवाज निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए कल से बहुत कम खांसी हो रहा है ना, यानी कि सबका गला साफ हो गया। चलिए एक बार और। चलिए अब खीर हम सभी यौगिक खीर खाते हैं। सभी खाने के लिए तैयार हैं? शर्त है हंसना भी है, दांत भी नहीं दिखना चाहिए। देखते हैं, प्रयास करते हैं। ये बच्चे कितना अच्छा हंस रहे हैं। चलिए अभी कंट्रोल से बाहर हो गया सभी का। जो बच्चे कितना अच्छा हंस रहे हैं, एक दूसरे की ओर देख के हंसे। पूरा खोल के हंसे।
चलिए, ऐसा ही हंसता मुस्कुराता हुआ हमारा जीवन हो, हम सभी का जीवन ऐसा ही हंसते मुस्कुराते हुए बीते, इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ अब जोरदार ताली बजाएंगे लय में। लय में 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे हैं। इतना तेज बजा सकते हैं। अब जोरदार घर्षण और तेज ऐसे जैसे आग निकल जाए। अब इस उत्पन्न ऊष्मा को पूरे शरीर पर धारण करेंगे। सभी दोनों हाथों को जोड़ लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। आप सभी बैठे रहेंगे और आज एक फीडबैक भी लिया जाएगा। आप में से किसी को यदि इस योग से फायदा हुआ हो, इन 4 दिन में आपकी कोई बड़ी समस्या थी और उसमें यदि आपको राहत मिला हो, तो आप आगे आकर फीडबैक देंगे। आप उसके विषय में जरूर बताएं कि आपको किन किन समस्याओं में फायदा मिला है और आपको यह योगा कैसा लगा। इस विषय में भी कोई फीडबैक देना चाहेंगे तो आप आगे आकर अवश्य ही देंगे। और जिस योग को हम 4 दिनों से कर रहे हैं, कल यह योग नहीं होगा। कल यहाँ पर हवन यज्ञ होगा और आप सभी भी हवन यज्ञ में अवश्य आएं, आहुति देकर ही जाएं, क्योंकि इस कथा का समापन पूर्ण आहुति से होना है। और जिस योग को हम 4 दिनों से कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अगर इस बात पे ध्यान दें, इस चीज को समझें कि यह योग कहां से आया और इसके करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। आज ये और बात है कि सभी संस्था सिर्फ स्वास्थ्य लाभ के लिए इसका उपयोग करती है। तो यदि हम देखें तो ये हमारे वैदिक ऋषि, उनकी खोज है। हमारे वैदिक ऋषि 84 लाख आसन, उन्होंने 84 लाख आसन बनाए हैं और अलग अलग आसन का हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह आंतरिक योग से हुई थी। आंतरिक योग कैसे सुदृढ़ हो, उसके लिए बाह्य क्या क्या क्रियाकलाप किए जा सकते हैं, इसी श्रृंखला में इस योग का प्रादुर्भाव हुआ था। और इसको वर्तमान समय में यदि हम देखें तो जो पतंजलि योग सूत्र है, ऋषि पतंजलि ने, पतंजलि से तात्पर्य ऋषि पतंजलि, जो हमारे प्राचीन ऋषि हुए हैं,
उन्होंने इस योग सूत्र को क्रमबद्ध किया और सरल तरीके से मानव समाज में प्रस्तुत किया। उन्होंने इनको 8 भागों में बांटा। यम नियम आसन प्रत्याहार, क्षमा चाहेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें से जो हम यम और नियम, यम नियम अर्थात हमारे जो सामाजिक दायित्व हैं, नियम जो हम व्रत नेम उपवास करते हैं, जो हमारे निजी नियम हैं। उसके बाद आता है आसन, जो हम प्रथम दिन से ही करते आए हैं, जिसका फर्स्ट फेज जो प्रथम चरण है, हम आसन करते हैं और उसके बाद प्राणायाम करते हैं। तो ये तृतीय और चतुर्थ भाग हैं अष्टांग योग के। उसके बाद आता है धारणा, तो क्षमा चाहेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों का संयम, कि हमें संतोषी जीवन जीना चाहिए, हमारे पास जो है हम उसमें खुश रहें। और उसके बाद आता है धारणा। तो धारणा क्या है, धारणा को अच्छे से समझेंगे। इस योग के जो चरण हैं, धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण चरण हैं, क्योंकि इससे पूर्व के जो 5 अंग हैं, इसके द्वारा हम शारीरिक शुद्धिकरण करते हैं, मानसिक शुद्धिकरण करते हैं, लेकिन धारणा के द्वारा हम आत्मिक स्तर पर उतरते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र की ओर अगर हम दृष्टिपात करें, तो धारणा का अर्थ होता है क्या, धारण करना, किस चीज को धारण करना। आप जो गत 4 दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं, उसमें इसी धारणा की बात कही जाती है। हर दिन कथा के अंत में स्वामी जी, साध्वी जी आपको एक मैसेज देते हैं, एक संदेश देते हैं कि जब हम इन दोनों भ्रुकुटी के बीच में, मध्य में, दोनों आंख के बीच में और ये बीचों बीच जहाँ पे माताएं बहनें बिंदी लगाती है, भाई लोग तिलक लगाते हैं, इसी स्थान पर तृतीय नेत्र है, दशम द्वार है। इसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम दिया गया है। जब यह जागृत हो जाता है तो ये घटना पतंजलि योग सूत्र के अनुसार से धारणा कहलाती है। यदि आप एक पूर्ण, यानी कि आप एक पूर्ण गुरु को जब धारण कर लेते हैं और आपका वह तृतीय नेत्र एक्टिवेट कर देता है, दिव्य चक्षु जागृत कर देता है, तो ये घटना धारणा कहलाती है। तो धारणा की शर्त क्या है कि आपको आपके ही घट के भीतर उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन करवा दे। तो यदि आप इस घटना को अपने जीवन में घटित होना चाहते हैं, इस घटना को घटित करना चाहते हैं, तो जरूरत है एक पूर्ण गुरु की, एक ऐसे गुरु की जो आपके इस दिव्य नेत्र को खोल दे, इस दिव्य चक्षु को खोल दे। तो जब धारणा के बाद आता है ध्यान, तभी आप ध्यान कर पाएंगे। अब दृष्टि मिल गई, गुरु मिल गए, आपके भीतर उस प्रकाश स्वरूप को प्रकट कर दिया। अब जब आप ध्यान में बैठेंगे तो निरंतर उस प्रकाश स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। और जब निरंतर यह अभ्यास चलेगा तो इसका अंतिम चरण आता है समाधि। समाधि ध्यान की उच्चतम अवस्था है, ध्यान की पराकाष्ठा है। और ये 2 तरह के होते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। जब भी कोई महापुरुष समाधि में जाते हैं तो वो निर्विकल्प समाधि में जाते हैं, उसकी चेतना बिल्कुल शून्य हो जाती है। लेकिन जब एक सामान्य साधक समाधि में जाता है तो सविकल्प समाधि में जाते हैं, जिसमें उसकी चेतना बिल्कुल धीमी हो जाती है, रक्त संचार की व्यवस्था भी बिल्कुल धीमी पड़ जाती है, श्वसन क्रिया धीमा हो जाता है, बाकी सभी अंग बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। तो ये स्थिति समाधि की स्थिति होती है, जो बहुत ही आनंददायी स्थिति होती है। सभी ग्रंथों में इसका वर्णन है और इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे जो ऋषि पतंजलि हुए हैं, उन्होंने इसे 8 चरणों में समाज के सामने रखा।
तो हम जो गत 4 दिनों से सुबह सुबह इस समय में करते हैं, ये आसन और प्राणायाम है। यम नियम हम सभी अपने अपने हिसाब से कर ही लेते हैं, तो इसलिए इससे भी कदम को आगे बढ़ाएं। प्रत्याहार, हम अपने इंद्रियों को संयमित रखें, ये भी हम बहुत हद तक कर ही लेते हैं। लेकिन इस 5 से काम नहीं चलेगा, इससे आगे कदम को बढ़ाएं, धारणा को प्राप्त करें, अर्थात एक पूर्ण गुरु से दीक्षा को प्राप्त करें। गत 4 दिनों से आप सुन ही रहे हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी जो उस धारणा को देते हैं, ईश्वर के उस प्रकाश रूप का दर्शन आपके ही घट के भीतर करवाते हैं। तो इस दिशा में जरूर कदम आगे बढ़ाएं, और जब धारणा मिलेगी तो ध्यान हो पाएगा, और जब ध्यान करेंगे तो ध्यान के उच्चतम अवस्था तक भी पहुंच पाएंगे। तो इसलिए इस और भी अवश्य ही कदम बढ़ाएं। आप सभी आज शाम में कथा के बाद जो भी उस धारणा को प्राप्त करना चाहते हैं, इस योग को वास्तविक रूप में अपने भीतर समाहित करना चाहते हैं, तो इसका पूर्णतया लाभ लेने के लिए आप सामने काउंटर पे नाम लिखाएं, और कल सुबह में ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम होगा, तो उसमें इस धारणा को दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस योग कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। और जिन किन्हीं को फीडबैक देना हो, इस योगा से जिनको लाभ हुआ हो, आप इस 4 दिनों में अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई बड़ी समस्या थी और उससे हम निकल पाए हैं, उसमें फायदा हुआ है, तो आप सभी मंच के आगे आ जाएंगे। आप सभी आगे आ जाए, जो भी फीडबैक देना चाहते हैं मंच के आगे आ जाएं। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवलेश कुमार है, और मैं इसी गांव जिस जगह पे आप लोग बैठे हैं, तिलोरा, जो कि गांव का नाम तिलोरा है, पोस्ट बजीगंज, पोस्ट तुंगी, थाना बजीगंज, जिला गया, और मैं इसी गांव का निवासी हूं। अच्छा जी नवलेश जी, आप यहीं के निवासी हैं। आपने इस योग को कितने दिन अटेंड किया? मैं इस योग को स्टार्टिंग से नहीं, पिछले 4 दिनों से अटेंड कर रहा हूं, और इन 4 दिनों में मुझे सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला वो ये मिला कि पूरा दिन ऐसा लगता था कि मैं सुस्त हूँ, बिल्कुल सुस्त, कुछ काम करने का मन नहीं करे, ऐसा लगे कि सोया रहूँ दिन भर, इस तरह का। लेकिन जब से योग करना शुरू किया, ऐसा फील हो रहा है कि एक अलग ही तरह का एनर्जी मुझे फील हो रहा है, एहसास हो रहा है दिन भर। और मैं इस एनर्जी को पाकर ऐसा लग रहा है कि अब इसे कंटिन्यू अपने जीवन में लागू कर लूँ हमेशा के लिए। क्यों तो हम लोग एक्सरसाइज हमेशा करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज और व्यायाम ये दोनों एक चीज़ है, लेकिन योग इससे थोड़ा अलग है। एक्सरसाइज का मतलब हुआ जैसे आप 2-4 कभी गए, घूम लिए, टहल लिए, हाथ पांव चला लिए, हल्का फुल्का कर लिए, वो सब है। लेकिन योग का क्या है कि योग इस तरह का है जैसे आप किसी बच्चा को अगर पढ़ाई करना है तो कहानी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सपोज कोई क से लेकर के ज्ञान तक याद कर ले, लेकिन वो 20 का कुछ सब छोड़ दे तो किताब पढ़ नहीं पाएगा, अटक जाएगा। सेम इसी तरह का योग है। आप जो इन 4 दिनों में देखे, योग का कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? जहाँ तक मुझे समझ में आया कि आप अपने शरीर का जो सबसे निचला अंग, पैर के अंगूठा, और सबसे ऊपर का अंग मेरा हेड, सिर, जिसको भैया अक्सर CPU कहा करते थे, पूरा शरीर का एक अंग में जो ब्लड का संचार हो, उसी पर वर्क किया गया। मुझे कॉन्सेप्ट यही समझ में आया पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवलेश जी आपका। जय घोर करना चाहता हूँ। और एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि यह योग सीखने में किस तरह का रहा, क्योंकि आप और भी बहुत सारे योग शिविर को अटेंड किए होंगे। इसको सीखना कितना आसान है, इस विषय में आप दर्शकों को बताएंगे। सीखना तो बहुत आसान है, बस आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। आप इस विषय पे प्रकाश डालें कि सीखना कितना आसान है, आपको कितना इजी लगा ये सीखने में? आपके हिसाब से बूढ़े बच्चे, नौजवान जो हम सामान्य योग करते हैं, वो सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे तो बहुत आसान लगा, लेकिन आप लोग को अगर आसान नहीं लगा तो उसके लिए आप घर में इसका रेगुलर प्रैक्टिस करें, प्रयास करें, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे सब चीज़ सुलभ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवलेश जी आपका। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज की जय। और हम आग्रह करना चाहेंगे, कोई और अगर हमारे समक्ष फीडबैक देना चाहें
अब फिर भी जो आपको किसी समस्या में फायदा मिला हो, आप लगातार इस योग को किए हैं और अगर आपको इसमें फायदा लगा हो तो आप मंच के समक्ष आएंगे और बताएंगे कि आपको क्या फायदा हुआ इस 4 दिन के योग शिविर में। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? माय नेम प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार जी, आप कितने दिन योग शिविर में आए हैं? 4 दिन। 4 दिन आए। और अब 4 दिन में इस योग में आपको क्या फायदा महसूस हुआ, क्या ऐसा लगा? मुझको खांसी बड़ी जोर हुई। खांसी बहुत जोर की होती थी और उसमें फायदा हुआ है। और इसके अलावा और किन किन चीजों में आपको फायदा महसूस हुआ? हमको माइक पे बोलो। सिर बड़ी दर्द होता था। सिर में दर्द रहता था। कितना पुराना दर्द था? 2 दिन से। 2 दिन से दर्द था और उसमें आपको फायदा हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आइए, एक और हमारे बुजुर्ग पिताजी हैं, हम इनसे जानेंगे। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? आकांक्षा भारती। आकांक्षा भारती, आप कितने दिन आए इस योग शिविर में? 4 दिन। 4 दिन आए। और इस 4 दिन में आपको क्या समझ में आया, क्या फायदा हुआ इसमें? क्योंकि आप तो अभी बच्ची हैं, आपके सभी अंग अभी स्वस्थ हैं, आपको क्या लगा ऐसा? योगा करने से हमको बहुत फायदा हुआ। क्या क्या फायदा, 1-2 बताएं हमारे दर्शकों को। हमको ये फायदा हुआ कि हम बताइए बताइए, घबराइए नहीं, बताइए। बोलिए, जो आपको फायदा लगा हो, जो भी आपको समझ में आया हो इस योग को 4 दिन में आपने किया और आपको क्या लग रहा है, क्या फायदा हुआ? चलिए, हम बच्ची घबरा गई है, बोल नहीं पा रही है, कोई बात नहीं। हमारे एक और भाई हैं जो फीडबैक देंगे, तो आ जाइए। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। रविंदर जी, आप इस योग शिविर को कितने दिन अटेंड किए हैं? सर, हम 4 दिन अटेंड किए हैं। 4 दिन आए इस योग शिविर में, और इस 4 दिन में आपको क्या फायदा महसूस हुआ? फायदा महसूस हुआ, हमारे चढ़ने में दर्द रहता था, सीढ़ी चढ़ नहीं पाते थे, दर्द होता था सीढ़ी चढ़ने में, वो फायदा हुआ है। हमारे घुटने में दर्द रहता था, जब जीने पे चढ़ता था छत पे तो हमारे पैर में दर्द होता था, वो ठीक महसूस हो रहा है। तो पहले जब आप सीढ़ी चढ़ते थे घुटने में दर्द होता था, जिसमें अभी बहुत ही आराम है इस 4 दिन के योग में जी। और भी कुछ फायदा आपको महसूस हुआ इसमें? और बहुत फायदा है, दिमाग अशांत रहता था तो थोड़ा शांति मिला है। मानसिक शांति, यानी कि मस्तिष्क स्थिर पहले के मुकाबले अभी आपका जो मस्तिष्क है वो अच्छा काम कर रहा है जी। और इस योग को सीखना कितना आसान है, आप इस विषय में दर्शक को बताएंगे कि आपको कैसा लगा इस योग। चूंकि आप अधिक उम्र के लोग हैं और योग वगैरह सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये योग सीखने में कैसा लगा आपको? योग है जी, इसका मतलब है किसी चीज से जुड़ना। तो आप ये बताएं कि इस योग को सीखने में आपको कितना आसानी रहा। बाकी योग जो थोड़ा सा मुश्किल होता है सीखना, इस संदर्भ में आप बताएं कि आपको ये योग सीखने में कैसा रहा? ये योग सीखने में बहुत आसान है जी। एक तो मनोरंजन टाइप का होता है और कोई भारी भरकम वो नहीं करना पड़ता है। अभ्यास इसमें थोड़ा सा तो ये सीखना आसान इसलिए रहता है कि इसमें कोई भारी भरकम आसन नहीं कराए जाते हैं, जैसे पिताजी कह रहे हैं, पिताजी के हिसाब से। और ये बड़ा ही आपको बता दें कि इसको बड़ा ही डांस फॉर्म में तैयार किया गया है। इसके 3 अलग अलग पार्ट हैं और तीनों पार्ट का अपना अलग अलग महत्व है, जिसमें प्रथम पार्ट है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से संबंधित है, द्वितीय एरोबिक और तृतीय जो हम आसन प्राणायाम सामान्य करते हैं उससे संबंधित है। तो इसमें जो थपकी लगाकर हम योग करते हैं, तो ये सीखना बहुत ही आसान है, हर किसी के लिए, बूढ़े बच्चे नौजवान जो भी हो वो बड़ी आसानी से 2 से 3 दिन में इसे सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी क्षेत्रवासियों का, सभी ग्रामवासियों का। आप सभी ने 4 दिन तक इस योग शिविर में भाग लिया और आप सभी से आशा है कि आप सभी कथा में भी समय से आएं। धन्यवाद। एक बार पुनः दर्शकों को हमारा नाम बताएंगे, इतने ही रखिए।
नाम बताएंगे, आपका क्या नाम है? विमला देवी। अच्छा विमला माता, आप कितने दिन इस योग शिविर में आए? 4 दिन से आज हो रहा। चारों दिन आए आप। और इस 4 दिन में आपको क्या फायदा लगा? आपको कौन से समस्या में इस योग के द्वारा फायदा महसूस हुआ? कुछ तो जरूर है, हल्का मन लग रहा है, जो करने से कुछ तो शरीर पर जरूर प्रभाव पड़ रहा है। जी, मन हल्का लग रहा है। हाँ। और कुछ कोई विशेष समस्या में आपको कोई लाभ? हाँ, कोई लाभ तो अभी बताइए दिए कि थोड़ा थोड़ा लग रहा है, हल्का शरीर मानो जहाँ ज्यादा कुछ कम तो जरूर लग रहा है। अच्छा, कुछ न कुछ शरीर हल्का लग रहा है। पहले के बनस्पत आप जैसे सामान्य जीवन जीते हैं उसके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम अगले दर्शक को बुलाना चाहेंगे जो इस योग शिविर में भाग लिए हैं। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री आशुतोष महाराज की जय। अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? गिरजा देवी। गिरिजा माता, आप कितने दिन आए इस योग शिविर में? इस योग ने तो आधा भैया हो गया, 2 रोज तो तीसरा दिन से हम आ रहे अच्छा, हैं। तीसरा और चौथा दिन, आप 2 दिन इस योग शिविर में भाग लिए हैं। इस 2 दिन में आपको क्या फायदा महसूस हुआ? बहुत फायदा है। कौन सा? हमको एक हमारे दर्शक को 1-2 बताइए कि किस किस चीज में आपको फायदा महसूस हुआ? फायदा हुआ यही कि टेहना ने ज्यादा दर्द, कमर ने ज्यादा दर्द, तो कल तो किए तो बहुत दर्द रहा, बाकी रात से तो बहुत आराम है। कमर और घुटने के दर्द में बहुत अधिक फायदा मिला। हाँ, चलिए, अब क्या करें, बाकी सिखाइएगा कौन भैया, हम तो भुला जाएंगे, इतना जो कर पाएंगे। नहीं, जितना आपको आता है उतना आप करेंगे। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। आप इस योग शिविर को 2 दिन अटेंड किए और 2 दिन में ही आपको इतना फायदा मिला। आप इसका निरंतर घर में अभ्यास करें और निरंतर इसका लाभ लेते रहें। तो हम और बुलाना चाहेंगे, सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? सीताराम प्रजापति। सीताराम प्रजापति। अच्छा पिताजी, आप कितने दिन आए इस योग में? 2 दिन आए सर। 2 दिन आए। और इस 2 दिन में आपको क्या फायदा महसूस हुआ? फायदा तो खूब हुआ सर। कहने जो फायदा हमारा बहुत लाभ है। कौन कौन सा लाभ हुआ? माइक थोड़ा सा टाल लीजिए। हाँ, हाँ, आप बताएंगे दर्शकों को क्या लाभ हुआ? लाभ हुआ, टेहना काम नहीं करता था, मेरा टेहना लगता है। ठेंगुना काम नहीं करता है और अभी इसमें बहुत अधिक फायदा। मतलब क्या, किस तरह का काम नहीं करता था? समस्या बताएंगे, किस तरह का समस्या था? धरती पकड़ के उठते थे सर। जमीन पकड़ के उठना पड़ता था और अभी आप डायरेक्ट खड़ा हो जाते हैं। हाँ हाँ, डायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है पिताजी को कि पहले धरती पकड़ के उठना पड़ता था और आप आज ये 4 दिन के योग शिविर में भाग लेने के बाद ये डायरेक्ट खड़े हो पाते हैं। तो इसलिए आप सभी को भी जब भी कभी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस योग शिविर में भाग लेने का मौका मिले तो अवश्य ही लीजिए। बड़े ही चमत्कारी यह योग है, बहुत ही चमत्कारी यह सभी स्टेप को करवाया जाता है और करना बहुत आसान रहता है। पिताजी, आपको कैसा लगा? इस योग करने में कितना आसानी रहा? सर बहुत आसानी मुझे लगा। बहुत आसान लगा, क्योंकि आप और भी कई सारे योग शिविर में गए होंगे या देखे होंगे। हाँ सर, हम देखे। तो उससे आपको कैसा रहा? वो ज्यादा आसान रहा फिर, या फिर ऐसा नहीं देखे थे कभी, जैसा हुआ ऐसा कभी नहीं देखे थे जैसा यहाँ करवाया गया? वास्तव में यह बिल्कुल विलक्षण और अद्भुत है। तो जब भी आपको भी कभी मौका मिले इस योग शिविर में भाग लेने का तो अवश्य ही लें। तो इसी के साथ आज के इस योग शिविर के कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाता है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी योग में भाग लेने वाले सभी भाइयों बहनों माताओं एवं बुजुर्गों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस योग शिविर को यहीं पर विराम दिया जाता है।
1 घंटा लगा 40 मिनट के। ये वाला जो है ना फीडबैक वाला, हाँ भैया, फीडबैक हमको ड्राइव में दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है भैया। और हाँ